Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see all the UGC net important topic. Okay, so let's begin the class. And this topic is from unit macroeconomics. Okay, so let's begin. First important topic is price elasticity of demand and total revenue relationship. Okay, PD and TR relationship. Second topic we will see indifference curves. Third topic is law of variable proportion, then profit maximization, then Giffen good versus inferior good, then Nash equilibrium, Pareto optimality, cost curve relationship, Arrow impossibility theorem, then price discrimination, monopoly power or Lerner index, Koch theorem, Cobb Douglas production function and Dreville preference theory जो कि सैमुएल्सन द्वारा दी गई है, then public goods, then Kaldor-Hick criterion, then prisoner dilemma, and then asymmetric information and excess capacity. Okay, so we will see all these topics. So let's begin with price elasticity and TR relationship. So अगर प्राइस जो है जब अगर डिमांड इलास्टिक होगा, ठीक है, तो डिमांड इलास्टिक होगा तो जो प्राइस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी और टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, इलास्टिक डिमांड पे हम क्या करेंगे कि क्या होता है कि प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है और टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है, वो नेसेसरली एक मिल्क की पैकेट लेता है, ठीक है, रोज, और अगर मैं नेसेसरली उसका मतलब वो रोज मुझसे खरीदता है तो मैं रोज इस पैकेट को ले आता हूँ और रोज मैं अपने रेवेन्यू में काउंट करता हूँ. ठीक है, इसको. लेकिन ऐसा हुआ कि प्राइस जो है मिल्क की बढ़ गई और उसकी डिमांड इलास्टिक थी, उसके लिए नेसेसिटी गुड नहीं था, तो वो जो है इसे खरीदना बंद कर देगा और इससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ने पे मेरी जो टोटल रेवेन्यू है ये डिक्रीज हो गई एक मिल्क पैकेट की. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड में क्या कंडीशन क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, टोटल रेवेन्यू घटता है. ठीक, इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पे भी टोटल रेवेन्यू बढ़ता है. ठीक है, एक तो जो मिल्क का पैकेट है उसकी नेसेसिटी गुड हो गई तो वो डेली खरीदने आएगा, आइदर ये 29 रुपीज हो या 31 रुपीज. ठीक है, तो अगर वो खरीदने आता है तो मेरा तो टोटल रेवेन्यू जो था प्राइस बढ़ने पे बल्कि 2 रुपए और बढ़ गया ना. ठीक है, तो क्या हुआ, इन इलास्टिक डिमांड से जब जिस डिमांड में खिंचाव ना हो, जो वेरिएबल ना हो, उसमें क्या है, प्राइस बढ़ने से हमें टोटल रेवेन्यू बढ़ता है. ठीक है, अगर वही यूनिटरी डिमांड हो तो अनचेंज्ड रहेगा मेरा रेवेन्यू. ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P 1 - 1 अपॉन में इलास्टिसिटी. ओके, ये है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला. ठीक है, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की. इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है एक्सिस से, फिर जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना बेटर होगा. ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है MUX अपॉन में MUI. MRS इज इक्वल टू MUX अपॉन में MUI. एंड व्हाट इज MRS? MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. MUX क्या है, मार्जिनल यूनिट ऑफ X एंड मार्जिनल यूनिट ऑफ Y. ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, जब ये MRS जो है वो प्राइस के बराबर आ जाए. मार्जिनल मान के चलो MU जो है वो प्राइस के बराबर, मार्जिनल यूनिट प्राइस के, तो मतलब MU किसका है, हमारे पास X का है, Y का है. ठीक है, और जो प्राइस है हमारे पास X का है, Y का है. अगर ये कंडीशन हो जाती है कि MUX अपॉन में MUI इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y, ये चारों इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी. और बेसिकली क्या कहेंगे, MRS इज इक्वल टू PX बाई P. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेज शो करता है. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप फर्स्ट सेकंड याद रखना. हम जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेज देखते हैं. तो स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 जो है इज रेशनल. ठीक है, स्टेज 2 जो है रैशनल है और MP जो है वो कट करता है AP को एट AP's मैक्सिमम. MP जो है वो कट करता है कहाँ, AP को AP के मैक्सिमम पे. ठीक, और MP अगर 0 है तो क्या होगा, TP जो है वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर 0 है तो TP क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, ओके. फिर देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है कि MR जो है MC हो. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, एक नेसेसरी कंडीशन है. और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि MR का जो स्लोप है वो लेस देन क्या हो, MC के स्लोप के. और MR स्लोप किसे कहेंगे, तो डेरिवेशन ऑफ MR विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेस देन
सॉरी डेरिवेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में क्यू। ओके, ये क्या हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बारे में। ठीक है, अब देखते हैं गिवन गुड वर्सेस इंफीरियर गुड। तो गिवन गुड क्या होता है, ऑल गिवन आर इंफीरियर। जितने गिवन गुड जो है, सारे जो गिवन गुड है वो इंफीरियर होते हैं। ठीक है, ऑल गिवन गुड इज इंफीरियर, सॉरी ऑल गिवन गुड इज इंफीरियर। ठीक है, नॉट ऑल इंफीरियर गुड। देखो ये तो गिवन तो एक नैरो टर्म हो गया, इंफीरियर तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, तो सारा गिवन गुड इंफीरियर गुड के अंतर्गत आ जाएगा, पर सारे इंफीरियर गुड गिवन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनकम जो है इफेक्ट डोमिनेट होता है गिवन गुड में, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है अपवर्ड डिमांड शो करता है। ठीक, इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है गिवन में, इनकम से ही सारी चीजें डिफाइंड होती है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, चलो नैश इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो नो यूनिलेटरल डेविएशन, अपने आप कोई यूनिलेटरली डेविएशन नहीं होता है नैश इक्विलिब्रियम में। ये कॉन्सेप्ट जो है 1915 में नैश इक्विलिब्रियम आया था, और नैश ने दिया था, जिसका जो नोबेल प्राइज के लिए भी नोबेल प्राइज भी जीत चुका है नैश इक्विलिब्रियम 1994 में। ठीक है, एग्जिस्ट इन एवरी फाइनाइट गेम। ठीक है, सारे फाइनाइट गेम में जो है वो नैश इक्विलिब्रियम तो होता ही है, कहीं ना कहीं जाके हम मीट करते ही है। ठीक है, तो ये है नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं पैरेटो ऑप्टिमलिटी। पैरेटो ऑप्टिमलिटी में हमें क्या याद रखना है, 3 कंडीशंस होते हैं, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, एमआरएस ए का एमआरएस बी के बराबर होना चाहिए, ये है पैरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन। ठीक है, और इक्वल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके, और अगर इस तरह से देखा जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए का जो है बी के बराबर हो, ठीक है, और इसमें कह रहा है कंडीशन की मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी इक्वल हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि एमआरएस जो है एमआरटी के बराबर है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक। ठीक है, एमआरएस जो है एमआरटी के बराबर है, सॉरी ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन और ये है एमआरटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पैरेटो ऑप्टिमलिटी जो है फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम है। ठीक है, कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो ऑप्टिमल। ठीक है, कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम भी जो है वो पैरेटो ऑप्टिमल है, तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी जो है फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप। तो कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप में तो एमसी जो है वो कट करती है एबीसी एंड एसी को उसके मिनिमम पे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट करती है, मिनिमम पे। ठीक, अच्छा अगर यही केस एमसी के साथ है और एमपी के साथ क्या था, एमपी जो है कट करता है एपी को उसके मैक्सिमम पे। ठीक है, एपी को जो एमपी जो है उसके मैक्सिमम पे कट करता है, और जो एमसी है एबीसी और एसी को मिनिमम पे कट करता है। ठीक है, एएफसी जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसका स्लोप, एंड जो एससी है वो टेंजेंट, जो शॉर्ट रन एवरेज कर्व है वो टेंजेंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे। ठीक, ये हो गया कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के बारे में देख ले, तो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि नो परफेक्ट सोशल वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, कोई परफेक्ट सोशल वेलफेयर फंक्शन नहीं है। 5 कंडीशंस उन्होंने दी थी एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम ने। ये नोबेल प्राइज भी जीत चुका है कॉन्सेप्ट जो है 1972 में। और नेक्स्ट देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो फर्स्ट जो है परफेक्ट होगा। ठीक, फर्स्ट जो है परफेक्ट होगा, ऑल कंज्यूमर सरप्लस जो है कैप्चर्ड हो जाएगा। सेकंड जो है ब्लॉक प्राइसिंग होगी, और थर्ड जो है मार्केट सेगमेंट होगा। ये है तीन थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें मार्केट सेगमेंट जाएगा, सेकंड डिग्री में ब्लॉक प्राइसिंग एंड फर्स्ट डिग्री में परफेक्ट। ठीक है, कंडीशन क्या है, तो MR1 MR2 एंड MC के बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मोनोपोली पावर, जिसे लर्नर, इसमें लर्नर इंडेक्स भी देखेंगे, तो मोनोपोली पावर लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू P/MC अपॉन में P इक्वल टू 1 अपॉन में इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला ये हो गया। L जब अगर लर्नर इंडेक्स जो है 1 के बराबर होगा मीन्स परफेक्ट मोनोपोली होगा, 0 होगा तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हायर जब लर्नर इंडेक्स होगा तो मोर मार्केट पावर आएगी। ठीक, जितना हायर लर्नर इंडेक्स होगा उतना मार्केट पावर आएगी। ठीक है,
ओके, बेसिकली लर्नर इंडेक्स मोनोपोली पावर से ही जुड़ा हुआ है ना, तो सारी चीजें इसी से देखेंगे, ठीक है। कोस्ट थ्योरम की बात करें तो जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉपर्टी राइट, क्या जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉपर्टी राइट क्या लाती है, एफिशिएंट आउटकम लाती है। इसको भी 1991 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था कि एक्सटर्नलिटी जो है कैन बी सॉल्व प्राइवेटली, ठीक है। जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइवेटली सॉल्व हो सकते हैं। फिर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता है, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, ठीक है। तो ए जो है कांस्टेंट है, एल लेबर है, अल्फा जो है यूनिट है, के जो है फिर कैपिटल है, और बी जो है यूनिट है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है वो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है, RTS, ठीक है। और जब कॉप डगलस फंक्शन जब 1 के बराबर ऑलवेज होगा, ठीक है। यूलर्स थ्योरम जो है होल्ड फॉर CRS, मतलब यूलर्स थ्योरम जो है लगता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए, ठीक है। रिवर्स प्रेफरेंस जो है सैमुअल्सन की, रिवल प्रेफरेंस फिमल्सन की क्या है, इसमें वीक एग्जाम दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम दिया गया है रिवल प्रेफरेंस का, ठीक है। नोबेल प्राइज इसको भी 1970 में मिला है, और डिराइव्स करता है डिमांड विदाउट यूटिलिटी अजप्शन, ठीक है। बेस ये किस पे रिवल प्रेफरेंस बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल चॉइसेस पे, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड जो होती है वो नॉन राइवल होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक है। इसमें फ्री राइडर की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अंडर प्रोविजन होती है, ठीक है। ये पब्लिक गुड जो है सैमुअल्सन की थ्योरी जो है 1954 में इसी से रिलेटेड थी, ठीक है। कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन, कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन क्या कहता है, गेनर्स कैन पोटेंशियली कंपनसेट लूजर, जो गेनर है वो लूजर को कंपनसेट करे, ठीक है। कंपनसेशन हाइपोथेटिकल भी से कहते हैं, ठीक है। बेसिस फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेसिस है यही कैल्डर हिक्स क्राइटेरियन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। फिर प्रिजनर डिलेमा की बात करें तो नैश इक्विलिब्रियम इक्वल टू बोथ डिफेक्ट, ठीक है, सब ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है। एक्सप्लेन कार्टल इंस्टेबिलिटी, आर्म रेसेस एंड पब्लिक गुड्स, ठीक। प्रिजनल डिलेमा ये एक्सप्लेन करता है कार्टल इंस्टेबिलिटी, आर्म रेसेस एंड पब्लिक गुड, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम जो है बोथ डिफेक्ट, सब ऑप्टिमल, बोथ डिफेक्ट और सब ऑप्टिमल के बराबर होना चाहिए। और सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है इसे भी 2001 में नोबेल प्राइज मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को भी अर्कलॉफ ने दिया था, जॉर्ज अर्कलॉफ ने, ठीक है। इसमें क्या है, लेमन्स प्लस एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम को बताया उन्होंने, ठीक है। स्किल्स की जो थी स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट करके कॉन्सेप्ट था, स्किल द्वारा स्क्रीनिंग दिया गया था। मोरल हजार्ड इक्वल टू पोस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मोरल हजार्ड जो है पोस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। स्पिन्स की भी सिग्नलिंग करके था कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरी थी इसमें असिमेट्रिक वाले में। फिर एक्सेस कैपेसिटी जो है चैम्बरलिन ने दी थी, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन, टेंडेंसी एट फॉलिंग एसी, नॉट मिनिमम। देखो एक्सेस कैपेसिटी जो चैम्बरलिन ने दी थी उसमें कहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है लॉन्ग रन में, टेंडेंसी जो है एट फॉलिंग एवरेज कॉस्ट जब फॉल होता है तो टेंडेंसी होती है, नॉट मिनिमम एसी, ठीक है। और फिर एक्सेस कैपेसिटी इक्वल किसके होता है, प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम एसी, ठीक है। मिनिमम एसी से अगर प्राइस ग्रेटर है तो एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। ओके, तो अगर हम देख लें क्या जो है, अगर जल्दी से, तो गिफिन वो वर्सेस इंफीरियर, तो गिफिन गुड क्या है, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन, ठीक है। गिफिन जो है क्या होता है, इंफीरियर प्लस इनकम इफेक्ट सो स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब गिफिन में इंफीरियर प्लस इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि इट ओवरकम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन जो 3D से हम जानते हैं कि डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट, पहला। दूसरा है डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट, नो रीसेल, कोई रीसेल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, डोमिनेट पोजीशन, सम मार्केट के पास ज्यादा पावर, सम मार्केट है पावर, ठीक है। रूल क्या है, चार्ज हायर प्राइस इन इलास्टिक मार्केट, इन इलास्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करना, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन 3D। IC कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्यों, क्योंकि IC1 and IC2 across at point A, then by transitivity all point on both IC would be equally preferred, हर पॉइंट जो IC में है इक्वली प्रिफर्ड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन सिंस दे रिप्रेजेंट डिफरेंट, क्योंकि ये सारे ही जो है डिफरेंट यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, फिर नैश इक्विलिब्रियम की बात करें तो फॉर ईच प्लेयर, मान लो ये नैश इक्विलिब्रियम हम देख लेंगे गेम थ्योरी जब अच्छे से पढ़ेंगे। MC और AC का रिलेशनशिप का क्या ट्रिक है कि MC इज लाइक अ स्टूडेंट एग्जाम स्कोर, ठीक है, व्हेन इट्स बिलो योर एवरेज, ठीक है, देन एवरेज फॉल्स,
मान लो कि एमसी जो एक एग्जाम स्कोर है, अगर ये मतलब बिलो आता है, ठीक है, एमसी जो स्कोर जो है बिलो आता है, तो तुम एग्जाम, तो तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारा स्कोर जो है बिलो आता है, ठीक है, तुम्हारे एवरेज से, ठीक, बिलो होता है, तो तुम क्या है, एवरेज तुम्हारा फॉल हो रहा है, ठीक। व्हेन अबव एवरेज आता है, इट पुल्स द एवरेज अप, अगर एवरेज से ज्यादा आता है तो आपके एवरेज को पुल अप करता है। तो एमसी जो है इक्वल होता है एसी के एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एमसी जब होता है, कब बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के, जब अपने लोएस्ट पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स ट्रायो पे देखें तो वेलफेयर का पैरेटो है, कैल्डर हिक्स है, रॉल्स का है, यूटिलिटेरियन का है, ठीक है। तो पैरेटो नो लूजर अलाउड, ठीक है। कैल्डर हिक्स में विनर कुड कंपनसेट, मतलब पैरेटो बोलते हैं ना किसी को वर्स ऑफ ना करो, सबको बेटर ऑफ में रखो, और कैल्डर बोलते हैं कि विनर जो होगा वो कंपनसेट करेगा। रॉल्स क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट द वर्स्ट ऑफ, मैक्सिमीन देते हैं कि मतलब सबसे खराब को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, मैक्सिमीन का कॉन्सेप्ट देते हैं। यूटिलिटेरियन जो कहता है मैक्सिमाइज टोटल हैप्पीनेस, ठीक। इसके बाद आते हैं रिटर्न टू स्किल, जो कि कॉब डगलस ने दी थी, जो कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम वन, जो मतलब सॉरी अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू 1 होता है। सी आर एस, फिर इन कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल जो है 1 के बराबर होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न ग्रेटर देन 1 के, डिक्रीजिंग रिटर्न लेस देन 1 पे, ठीक है। नोबल प्राइज की अगर चीट शीट बोले तो 1970 में सैमुएल्सन को मिली थी, 1972 में एरो एंड हिक्स को मिली थी, एंड 1974 में हायाक एंड मिडाल को मिली थी, 1991 में कोच को मिली थी, 1994 में नैश को मिली थी, 2001 में अर्करलॉफ, स्पेंस एंड स्टिल्स को, ठीक है, और 2007 में मैकेनिज्म डिजाइन को, और 2012 में सैपली एंड रॉट को मिली थी, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्विक रिवीजन, ओके।